अगर हम इस मूसवी, नैब और ब्रॉडशीट के किस्से को एक जुमले में कहना चाहें तो वो जुमला कुछ ऐसा होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। ये जो पूरा किस्सा है ये किसी टीवी ड्रामे से कम नहीं है, ये हमने पहले भी बात की है। और क्योंकि हर ड्रामे की नई किस्त से पहले एक छोटी सी रिकैप होती है कि पिछले किस्त में क्या हुआ था, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए भी एक रिकैप पेश करते हैं ताकि हम सबको, आपको और मुझे समझ आए कि एहतसाब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम के साथ किस किस्म की गेम खेली गई है और शायद खेली जा रही है। 2000 और 2008 के बीच ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तकरीबन 200 नामों की लिस्ट दी गई, किस्तों में दी गई, 5 किस्तों में। और इसमें सियासतदान भी शामिल थे, इसमें बिजनेसमैन भी शामिल थे, इसमें साबिक फौजी अफसरान भी शामिल थे और मेरे ख्याल शायद कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। ब्रॉडशीट के साथ जो डील की गई वो कमीशन की डील थी कि जी ये जो हमने नाम दिए हैं आप इनके एसेट्स को ट्रेस करें और अगर वो रिकवर होते हैं तो 20% कुल रकम के आपके पास, बड़ी अच्छी कमीशन है। चुनाचे अच्छा, और दूसरी बात है कि इस वक्त अगर आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब की नई नई हुकूमत आई थी और लोग यही सोच रहे थे कि सर अब कसम से इस बार एहतसाब होगा ही होगा, राइट। फिर ब्रॉडशीट ने अपना काम जारी कर दिया, जाहिर है 20% की बात थी सर, कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, उन्हें पता लगा कि आफ्ताब शेरपाव साहब के $3.5 मिलियन, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने की, जर्सी आइलैंड के एक अकाउंट में उनको मिल गए। खुशी खुशी वो गए नैब के पास पूरा डॉसियर बनाकर कि सर ये देखें, और इस वक्त तक वो हिसाब लगा रहे थे कि 3.5 मिलियन का 20% कितना बनेगा। ब्रॉडशीट्स के मुताबिक, और ये कोर्ट में ये बात हुई है उनके एफिडेविट में, हुकूमत ने वो डॉसियर दिखाया शेरपाव साहब को और उसके बाद, और ये महज यकीनन एक इत्तेफाक है, शेरपाव साहब ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स में शामिल हो जाएंगे। और आपकी याद ताज़ा कर देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट एक फॉरवर्ड ग्रुप था जो पीपीपी में एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुशर्रफ हुकूमत की तरफ से। तकरीबन यही हुआ फैसल सालेह हयात साहब के साथ, उनको भी बताया गया कि सर आपका नाम शेरपाव साहब को तो ये नाम में वजारत दाखिला थमा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस वक्त तक वो सादिक और अमीन हो गए थे। मरहूम राव सिकंदर साहब के साथ भी यही हुआ, हारून अख्तर साहब और हुमायूं अख्तर साहब के साथ भी यही हुआ। अच्छा, ये जो पूरी लिस्ट है इसमें चौधरी बरादरान का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि वो पहले से ही सर्फ एक्सेल से धुल गए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उन्होंने बना ली थी, चुनाचे उनको टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हुआ क्या कि जैसे ही इन लोगों के साथ सियासी सेटलमेंट होती रही, जिसको हम अपनी ज़बान में डील कहते हैं, मुकाब डील जो भी, तो हमारी हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने ब्रॉडशीट को कॉल की और कहा कि सर वो जो आपने नाम, हमने आपको नाम दिए थे ना यार, वो आप कैंसिल आउट कर दें। अच्छा, ब्रॉडशीट के लिए ये नाम नहीं थे, ये नोट थे और वो भी ठीक ठाक लंबे नोट, तो ये तो नामुमकिन था कि वो कुछ ना करते। तो जब ये केस, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्रॉडशीट वाले गए अदालत के पास और और अदालत में उन्होंने ये डिमांड की कि अगर ये कार्रवाइयाँ चलती तो हमें इतने पैसे मिलते, चुनाचे बराए मेहरबानी कोर्ट हमें पाकिस्तान की हुकूमत से ये पैसे बरामद करके हमें दे। अच्छा, सोने पे सुहागा, और ये मेरे लिए बहुत एक सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद ये है कि जब जज साहब ने ये सवाल पूछा नैब के वकील से कि शेरपाव साहब के बारे में सवाल पूछा, तो जवाब ये मिला नैब की जानिब से कि सर जी बेशक शेरपाव साहब का नाम हमने ही दिया था, लेकिन रिकवरी का तो कोई सीन ही नहीं था क्योंकि हम तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इन पर कार्रवाई चले, हालांकि नाम हमने ही दिया था। जिस पर जज ने यकीनन थोड़ा सा हैरान होकर, हो सकता है कि अपने सर को थोड़ा सा खुजाला भी हुआ, और कहा कि नहीं, शायद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का काम यही है कि आप इस तरह के असासों को ट्रेस करें, बिल्कुल जैसे कि पुलिस का काम है मुजरिम पकड़ना या ट्रैफिक पुलिस का काम है कि सर सिग्नल पर गाड़ियां रोकना। अगर आप कह रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है तो फिर शायद आपको इस ओहदे पे होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जब ये केस कोर्ट में गया
तो कॉन्ट्रैक्ट की ज़बान ने भी नैब और पाकिस्तान की हुकूमत की पोजीशन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि ब्रॉडशीट को सिर्फ उन असासों में से कट मिलेगा जो बैरून मुल्क हैं। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सोचें। बल्कि जो भी रिकवरीज होती हैं ब्रॉडशीट की हेल्प से, और ये भी कभी कहीं नहीं लिखा गया कि उस हेल्प का मतलब क्या है, उस पर ब्रॉडशीट का क्लेम है। तो चुनांचे जब ब्रॉडशीट ने केस किया तो उन्होंने पूरी लंबी लिस्ट बना दी। लिस्ट में क्या था, सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूं, जो सबसे बड़ी रकम थी इसमें, वो थी मियां नवाज शरीफ के एसेट्स की, और ब्रॉडशीट्स के मुताबिक ये थे $805.9 मिलियन। इसके 20% कितने बनते हैं तकरीबन? आगे चलो। ओके ठीक है, अभी हिसाब नहीं लगा, गरीब आदमी को इतना हिसाब नहीं करना चाहिए। $805 मिलियन, अच्छा $806 मिलियन कर लेते हैं, चलो हम भी मुकमुका करते हैं। अच्छा, ये ग्रोस फिगर है और उसमें भी ये भी लिखा गया था कि करंट वैल्यू नहीं है, वो अपनी जगह। अच्छा, ये असासे कहाँ थे? 54 मिलियन सऊदी अरब में, 24.5 मिलियन यूएई में, और 105 मिलियन यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन ये 805 तो नहीं बन रहे ना, $622 मिलियन के असासे पाकिस्तान में थे। और क्योंकि नैब के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज स्पेसिफाई नहीं थी, तो मूसवी साहब ने कहा कि ये पूरे का पूरा रिकवर होना था, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडशीट के पास कहां से आई? बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ब्रॉडशीट ने एक्सपोज किया मियां नवाज शरीफ की करप्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन पैनामा की जो जेआईटी बनी थी, वो फाइल हमारी हुकूमत ने पकड़ाई मूसवी साहब को। तो हुआ क्या कि जो रस्सी हमने उनको दी थी, उन्होंने, उन साहब ने एक फंदा बनाकर पाकिस्तान हुकूमत और नैब के गले में बांध दी। अक्सर तारीख में आप देखेंगे कि ऐसा होता है। अच्छा, इस कैलकुलेशन पर मूसवी साहब के बनते थे 160 मिलियन। अब ये इतनी बड़ी रकम थी कि जज ने भी कहा कि सर थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, कम कर दें। तो फिर रिड्यूस कर करके ये बन गई तकरीबन 21.5 मिलियन डॉलर, जिसमें से 1.5 मिलियन आने थे एवन फ्लैट्स की रिकवरी से और 19 मिलियन मुख्तलिफ एसेट से। अच्छा, इस लंबी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि हम अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को हम एहतसाब कहते हैं, वो डे 1 से पॉलिटिकल डील्स और प्रेशर के लिए इस्तेमाल की गई है। और ये बात वाज़ेह है